दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेमचंद की दूसरी कहानी, बड़े घर की बेटी। तो इसमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो संकलन है, इसकी पहली महत्वपूर्ण कहानी ये बड़े घर की बेटी थी। ये 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें 4 कैरेक्टर हैं। एक बैनी माधव सिंह है जो कि एक जमींदार है। इसके 2 बेटे हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। तो और इसमें एक आनंदी है जो श्रीकंठ की पत्नी है। तो इसी के ऊपर ये कहानी चलती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की क्रांति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों की परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर नौकशावर कर दिए थे। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली करण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वेदों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। फिर उसके बाद श्रीकंठ सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े साहब से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो रुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उनके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्री और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। ये थे आनंदी जी के पिता। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुईं और देवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर कर दिए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्जा सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। उसने ठाकुर जो भूप सिंह थे, उसे बहुत प्यार करते थे। तो
तो इसमें एक लाइन आती है, सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। तो ये हमारे समाज को भी दिखाती है कि जहाँ सुंदर संतान होती है उसको माँ बाप अधिक चाहते हैं। तो ये दिखती हैं चीज़ें। तो इन्होंने मतलब यहाँ मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिखता है प्रेमचंद जी का। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन सिंकटू उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से सिंकटू सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। अब आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिस टीम टाम्स की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थीं, न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती के गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपनी इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना दिया कि मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और बहावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर भी न था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाला। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में भी घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। तो आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। तो लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला हुआ मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैं तो चाहे घी की नदी बहती हूँ, स्त्रियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उससे नहीं न सही जाती। आनंदी मुँह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी चल उठा, थैली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूँ। फिर उसके बाद आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब एपड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को वो घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आई और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार और कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगी। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक चला होता रहा। गांव के वृद्ध पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बैनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों को यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगी। लाल बिहारी जो थे वह बोलते हैं कि वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुमार के नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में से पूछा, आखिर बात क्या हुई।
लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ तो आप उलझ पड़ी मैके के सामने, हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकांत खाना खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी से पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तितौरियां पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक रही उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं, मुँह झुलस दूं? श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी शौक नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ न करता। श्रीकंठ, सब हाल सब साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, वहाँ इतना घी तो नाई का हर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात इस अन्याय को ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो मेरे सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? अब ये जो प्रेमचंद जी ने ये जो लाइन ये लिखी है वो मनोविज्ञान का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं, तो हर स्त्री के पलकों पर रहते हैं, उस भाव से इन्होंने मनोविज्ञान प्रयोग किया था। श्रीकंठ बड़े धैर्य और शांत पुरुष के थे। उन्हें तो कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निवाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बात कहकर श्रीकंठ ने इतनी ही बार कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बैनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हद का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊँ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बैनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करते हो। स्त्रियाँ इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ बोलते हैं, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर समझ गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे ऐसे है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बैनी माधव सिंह थे वो भी गरमाए। ऐसी बात और न सुन सके और बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। तो बैनी माधव सिंह स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के को क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच यहाँ पे एक हास्य व्यंग्य आता है, इसे हम यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, कि बीच में गांव के
और कई सज्जन जो थे हुक के चिलम के बहाने वहाँ आ बैठे, जैसे कि लड़ाइयाँ सुनने आ जाते हैं। ऐसे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर यहाँ पे मनोवर्ती प्रभाव दिखता है प्रेमचंद का। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए कितनी आत्मा तिलमिलाने लगी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है कहानी के ऊपर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मनोवर्ती का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, हास्य व्यंग्य का प्रयोग किया गया है, इस तरह से। ठीक है। तो फिर आगे गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पानी के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रही झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पढ़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान्य करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवाने दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गला लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। वह फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आँखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने मुझे उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते तो उतना ही 2-4 चमाते भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने और आंखें पोंछी, जिसमें कोई न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुँह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए नंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हैं। आनंदी ने बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अमन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे उसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति को झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूँगी।
इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े रहते कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, मैं उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। यहाँ पे इन्होंने, प्रेमचंद ने, एक तो उपदेश की तरह उनकी प्रवृत्ति आ गई है। तो जैसे कि पहले उनका जो वो कहानी लिख रहे थे तो वो आदर्शवाद की तरफ लिख रहे थे, तो उपदेश ज़्यादा देते थे उधर। तो उपदेशात्मक प्रवृत्ति यहाँ नज़र आ गई थी कि मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। और यहाँ एक किस्सा वो शैली, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा कि लाला बाहर बड़े खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगी। मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैंने बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगी, मुझे बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा मैं कहूँ कहीं चल दे। श्रीकंठ ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने कहा कि भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में जो आनंदी थी वो कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखो, आंखों में आंसू भरे, बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं कुछ लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पल भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी ओर से मेरा मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पगला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रेमचंद जी ने महानता दिखा दी है कि स्टार्टिंग में उन्होंने बड़े घर की बेटियों को अच्छा बताया है। तो बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गाँव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी को उदारता साहब को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी मतलब टिप्स देना चाहूँगी। अगर ये कहानी है आप वैसे तो ये वीडियो में मिल जाएगी, 2x में देख लेना, पर आप ऐसे भी नोट कर सकते हो। जब 2-3 बार कहानी पढ़ लोगे तो अपना आप ही याद हो जाएगी। तो इसमें ये है कि बेनी माधव सिंह ऐसे चार्ट बना सकते हो। बेनी माधव सिंह दे रखे हैं, इसके 2 पार्ट कर लीजिएगा कि इनके 2 बच्चे हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह। इनकी पत्नी है आनंदी। तो लाल बिहारी सिंह, इनका यही रहता है, इसमें जो भी घटना होती है खड़ाऊ मारते हैं लाल बिहारी सिंह, तो इसी के ऊपर पूरी कहानी चलती है। तो इस तरह से चार्ट बना सकते हो आप शॉर्ट में। तो वैसे ये थी, चलो आगे फिर अगली बूढ़ी काकी में मिलते हैं कहानी में। थैंक यू।